नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चीन के साथ एलएसी पर जारी विवाद के बीच वायुसेना की अहम बैठक, राफेल की तैनाती पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडर इस हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बैठक में इस महीने के आखिर तक फ्रांस से भारत पहुंचने वाले राफेल लड़ाकू विमानों के तेजी से परिचालन के लिए स्टेशन को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह बैठक 2 दिवसीय होगी, जो कि 22-23 जुलाई के दरमियान होगी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा चीन के साथ लगती सीमाओं की स्थिति के साथ साथ पूर्वी लद्दाख में बल द्वारा की गई फॉरवर्ड तैनाती होगी। इस अहम बैठक में 7 कमांडर इन चीफ मौजूद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, वायुसेना ने अपने आधुनिक बेड़े के मिराज 2000, सुखोई 300 और मिग-29 जैसे सभी लड़ाकू विमानों की फॉरवर्ड बेस पर तैनाती की है, जहां से दिन रात ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी चीन की सीमा के साथ फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया गया है और ये रात में भी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की निगरानी में लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या के पुजारियों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास भूमि पूजन के दौरान 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या में पुजारियों ने राम जन्मभूमि स्थल पर 3 अगस्त से शुरू होने वाली 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों के साथ समारोह के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। इसके बाद 4 अगस्त को रामचर्य पूजा और 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, जो दोपहर 12:15 के आसपास आयोजित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या और राम मंदिर निर्माण क्षेत्र की पहली यात्रा होगी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। काम की तलाश में शहरों की तरफ लौटने लगे प्रवासी मजदूर। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच अपने गांवों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर से शहरों की राह पकड़ ली है। धीरे धीरे वे शहरों को लौट रहे हैं। उद्योगों के लोगों का कहना है कि इसके अलावा कुछ नियोजकताओं द्वारा खुद प्रवासी मजदूरों को परियोजना स्थलों पर वापस लाया जा रहा है। देश में अभी अनलॉक 2.0 चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से बंद हुई परियोजनाओं में काम फिर शुरू हो चुका है। हालांकि ज्यादातर परियोजनाओं में क्षमता के 50% पर काम हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर श्रमिक अब तक लौट नहीं पाए हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की बड़ी परियोजनाएं रुकने की वजह से इंजीनियरिंग कंपनियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी का कहर, 20% खुदरा दुकानों पर संकट, 100 दिनों में 15.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी ने पिछले 100 दिनों में भारतीय खुदरा व्यापार को लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा है। परिणाम स्वरूप घरेलू व्यापार में इस हद तक उथल पुथल हुई है कि लॉकडाउन खुलने के 45 दिनों के बाद भी देश भर में व्यापारी उच्चतम वित्तीय संकट, कर्मचारियों व दुकानदारों पर ग्राहकों के बहुत कम आने से बेहद परेशान है, जबकि दूसरी तरफ व्यापारियों को अनेक वित्तीय दायित्वों को पूरा करना है। बताया जा रहा है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा व्यापारियों को कोई आर्थिक पैकेज न देने से भी व्यापारी बेहद संकट की स्थिति में है और इस सदी के सबसे बुरे समय से गुजर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बाबा रामदेव की पतंजलि को लगा झटका, मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेदिक की दवा कोरोनिल को मद्रास हाई कोर्ट ने झटका दिया। कोर्ट ने इस महामारी के उपचार को लेकर पेश की गई कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दावा किया है कि सन 1943 से उनके पास कोरोनिल ट्रेडमार्क है। आपको बता दें कि पतंजलि की ओर से कोरोनिल पेश किए जाने के बाद आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई को कहा था कि कंपनी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यह दवा बेच सकती है। इसकी बिक्री इस महामारी के इलाज की दवा के तौर पर नहीं की जानी चाहिए।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3.78 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने देश के 3.78 करोड़ किसान परिवारों को खेती खलियानी के लिए उनके बैंक अकाउंट में अब तक 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि डाल दी है। जी हां, ये सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 5वीं किस्त के लाभार्थी हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने 1 दिसंबर 2018 से स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत 3 किस्तों में सालाना 6-6 हजार रुपए मिलते हैं। देश में 7.98 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्हें 3 किस्त मिल चुकी है। फिलहाल अब इसकी 6ठी किस्त का पैसा देने की तैयारी हो रही है। 1 अगस्त से यह काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर हो चुके हैं और अब सिर्फ 4.4 करोड़ किसान इससे वंचित रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी खेती किसानी करते हैं और आपने अभी तक पीएम किसान योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए ताकि आपको भी 6,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त हो सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में किशनगंज बॉर्डर पर नेपाली पुलिस ने भारतीय युवक को मारी गोली। जी हां दोस्तों, भारत नेपाल संबंधों का असर सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों पर पड़ने लगा है। दरअसल बिहार के किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड के फतेहपुर स्थित भारत नेपाल सीमा पर शनिवार रात नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी है। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक जितेंद्र कुमार सिंह को स्थानीय ग्रामीण इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेढ़ागाछ लेकर आए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घायल युवक जितेंद्र कुमार सिंह का इलाज पूर्णिया में चल रहा है और यहां इसकी स्थिति को गंभीर बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 31 दिसंबर तक सरकार ईएमआई पर बढ़ा सकती है मॉरेटोरियम। जी हां दोस्तों, इस महामारी के आर्थिक संकट से आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत रिजर्व बैंक ईएमआई पर दी गई राहत की सुविधा 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा सकता है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त तक है। सूत्रों का कहना है कि लोन मोराटोरियम बढ़ाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि इसको लेकर आरबीआई और सभी पक्षों से बातचीत चल रही है। सूत्रों का कहना है कि लोन मोराटोरियम में विस्तार की संभावना है। इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। असम में बाढ़ से हालात बहुत खराब, पीएम मोदी ने दिया मदद का भरोसा। जी हां दोस्तों, असम में 5 और लोगों की मौत के बाद बाढ़ संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। राज्य में बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 110 हो गई है। आधिकारिक बुलेटिन में रविवार को बताया गया है कि राज्य के 33 जिलों में से 24 जिलों के 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से सर्वाधिक 4.53 लाख गोलपाड़ा में प्रभावित हुए। बारपेटा में 3.54 लाख लोग और मोरी गांव में 3.41 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण घर क्षतिग्रस्त, फसलें नष्ट और कई स्थानों पर सड़कें और पुल टूट गए हैं। सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस बार बरसात के मौसम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 108 पशुओं की जान चली गई। इसमें 9 गेंडा, 4 जंगली भैंसें, 7 जंगली सुअर, 2 बारहसिंगा और 82 हिरण शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जापान का ड्रैगन को बड़ा झटका, 57 जापानी कंपनियां चीन को करेगी गुड बाय। जी हां दोस्तों, भारत, अमेरिका और ताइवान के बाद एक और देश चीन को तगड़ा झटका देने जा रहा है। यह देश है जापान, जिसने चीन से जापानी कंपनियों को वापस निकालने और फिर से जापान में लाने के लिए पैसे देने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकल सप्लाई चेन पर कभी कोई असर ना पड़े और चीन पर उसकी निर्भरता भी कम हो सके। जापान अपनी 57 कंपनियों को चीन से वापस आकर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए $13.6 करोड़ खर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, अन्य 30 कंपनियों को वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशियन देशों से अपनी यूनिट वापस जापान लाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कंज्यूमर के साथ धोखा अब पड़ेगा बहुत महंगा, देश भर में आज से लागू होगा नया कानून। जी हां दोस्तों, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 आज से देश भर में लागू हो जाएगा, जिसके बाद किसी प्रोडक्ट के बारे में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसके लिए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और यह कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में विवादों के तेजी से निपटारा करने के मकसद से मध्यस्थता के लिए एक वैकल्पिक विवाद निपटारे की व्यवस्था की गई है। नए कानून में उपभोक्ता अदालतों के अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने किया हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, गुजरात के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी भागों, झारखंड और उत्तरी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं दोस्तों मानसून की अक्षीय रेखा इस समय फलोदी, अजमेर, गुना, सतना, डाल्टन और शांति निकेतन होते हुए त्रिपुरा तक बनी हुई है। वहीं दक्षिणी गुजरात और इससे सटे भागों पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आम लोगों को मिली बड़ी राहत, 4 दिन बाद नहीं बढ़े डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, रविवार को तेल की कीमतों के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही हैं। दिल्ली में रविवार को पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रही, वहीं डीजल की कीमत 81.52 रुपए प्रति लीटर पर रही। दिल्ली में डीजल की कीमत अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तानाशाह की राह पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, टॉप यूनिवर्सिटी आलोचक को किया बर्खास्त। जी हां दोस्तों, चीन के शीर्ष विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए 2 कार्यकाल की सीमा को निरस्त कर उसके असीम कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त करने वाले संविधान संशोधन सहित सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कटु आलोचक रहे कानून के एक प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया है। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रविवार की खबर के मुताबिक तिंगुआ विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर शू झांगरून को पद से हटाने की शनिवार को औपचारिक अधिसूचना जारी की गई। इस विश्वविद्यालय में वह 20 साल से सेवारत थे। विश्वविद्यालय ने कहा कि 10 जुलाई को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बुद्ध प्रतिमा के विध्वंस से पाकिस्तान की हुई किरकिरी, कटघरे में इमरान सरकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सेना द्वारा एक प्रचलित बुद्ध प्रतिमा के विध्वंस से इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना के बाद अल्पसंख्यक हितों के मामलों को लेकर इमरान सरकार कटघरे में है। सेना ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाकिस्तान में समाज के कट्टरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। इससे दूसरे धर्म के लोगों के लिए या पाकिस्तान में उदारवादी विचार वाले लोगों के लिए बहुत कम जगह बची है। उधर प्राचीन बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने के लिए देश के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पाकिस्तान में बुद्ध प्रतिमा के विध्वंस का यह पहला मामला नहीं है। बीते माह गिलगित बल्टिस्तान में बौद्ध स्मारक पर तोड़फोड़ किए जाने की खबर सामने आई थी। इस पर पूरी घटना पर भारत ने पाकिस्तान के समक्ष एतराज जताया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर पर हमला रोके। भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सके वह इलाका खाली कर दे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टिकटॉक के बाद हर तरफ छाई चिंगारी ऐप, 15 सेकंड का वीडियो बनाकर जीते 1 करोड़ रुपए का इनाम।
जी हां दोस्तों, भारत में टिकटॉक पर बैन लगने के बाद भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी को शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है। भारत में टिकटॉक पर बैन के बाद चिंगारी ऐप हर घंटे करीब 1 लाख बार डाउनलोड किया जा रहा है और 2 लाख यूजर्स इस ऐप को हर घंटे में मिल रहे हैं। बेहद कम समय में इस चिंगारी ऐप के डाउनलोड्स की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। इस बीच अब कंपनी ने पहला डिजिटल टैलेंट हंट शो पेश किया है, जिसमें चिंगारी स्टार्स टैलेंट का संग्राम नाम दिया गया है और इस शो में जीतने वाले बेस्ट कंटेंट क्रिएटर को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं देश के प्रत्येक राज्य के बेस्ट कंटेंट क्रिएटर को 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एयरटेल यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सस्ते में खरीदें आईफोन XR और आईफोन 11। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने एक ऑफर रोल आउट किया है, जिसमें एयरटेल के प्रीपेड ग्राहक 3600 और 3400 रुपए डिस्काउंट पर आईफोन 11 और आईफोन XR को खरीद पाएंगे। यह ऑफर आईफोन के मॉडल पर पूरे देश भर में लागू रहेगा। हालांकि डिस्काउंट के लिए ग्राहक को आईफोन की रिटेल आउटलेट से खरीदना होगा, मतलब ऑनलाइन खरीद पर इस ऑफर का फायदा नहीं मिलेगा। ऑफर के लिए ग्राहक को आईफोन को सेलेक्टेड एप्पल यूनिकॉर्न स्टोर्स के साथ ही क्रोमा स्टोर से खरीदना होगा। यह ऑफर इस शुरुआती हफ्ते से शुरू हो जाएगा, जो 10 अगस्त तक जारी रहेगा। कंपनी ने साफ किया है कि यह ऑफर केवल एयरटेल के प्रीपेड ग्राहकों के लिए ही होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।